साथियों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम सभी लोग बायोलॉजी विषय को पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे शरीर में अनेक प्रकार के अंग होते हैं जो किसी न किसी विशेष कार्य को करते हैं, लेकिन जब हमारे शरीर के कई अंग मिल करके कोई एक कार्य करते हैं तो उन अंगों के समूह को अंग तंत्र कहा जाता है। जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो हमारे इन्हीं तंत्रों में से हमारा आज का टॉपिक है पाचन तंत्र। अब सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि पाचन क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है। हम लोग देखते हैं जैसे मोटरसाइकिल या कार होती है, ये अपना कार्य करते हैं और उनके कार्य करने के लिए इसमें डीजल या पेट्रोल की आवश्यकता होती है जो ईंधन के रूप में इसमें प्रयोग किए जाते हैं। अब हमारा शरीर भी एक प्रकार की मशीन है और इसको भी किसी न किसी ईंधन की आवश्यकता होती है जिससे ऊर्जा लेकर के ये कार्य करता है। अब ये ऊर्जा हमें प्राप्त होती है भोजन के माध्यम से। हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं और उसके बाद में इस भोजन के अंदर जो भी पोषक तत्व होते हैं वो जटिल प्रक्रियाओं के माध्यम से अलग अलग हो जाते हैं। फिर रुधिर के द्वारा उन पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लिया जाता है। अब जो शेष अपशिष्ट बचा रह जाता है वो मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन ग्रहण करने से लेकर के शरीर से मल के रूप में उसके बाहर निकलने तक की सारी प्रक्रियाओं को पाचन कहा जाता है। पाचन तंत्र हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों का एक समूह है जिसका प्रारंभ होता है दांतों से। दांत भोजन को काटने, पीसने व चबाने का काम करते हैं। फिर जीभ से लार निकलती है। लार में टायलिन नाम का एंजाइम होता है जो हमारे भोजन के अंदर मौजूद मंड को आंशिक रूप से शर्करा में बदल देता है। जीभ के बाद बारी आती है एपिग्लाटिस की। यह अंग्रेजी के सी अक्षर जैसी उपास्थि की बनी होती है और यह भोजन को श्वास नाल में जाने से रोकती है। इसके बाद में ग्रासनाल, जिसके माध्यम से भोजन नीचे की ओर खिसकता है और इसमें भोजन एक निश्चित क्रम में धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता है जिसको हम क्रमाकुंचन गति कहते हैं। ग्रासनाल समाप्त होती है आमाशय में। आमाशय एक थैली के जैसी होती है जिसके अंदर भोजन जाता है और इकट्ठा होता है। आमाशय की भीतरी सतह पर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनमें से जठर रस निकलता है और वो जठर रस भोजन को गलाने का काम करता है क्योंकि जठर रस में ज़्यादातर हिस्सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है। इसके बाद में वो भोजन आमाशय से निकल करके ग्रहणी में प्रवेश करता है। ग्रहणी अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार की होती है। अब क्योंकि आमाशय के भोजन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला होता है तो उसका स्वभाव होता है अम्लीय, और अगर ये अम्लीय भोजन आगे आंतों में प्रवेश कर जाए तो हमारी आंतों में घाव हो जाएंगे जो बाद में अल्सर का रूप ले लेंगे और इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो अब ये अम्ल कैसे समाप्त होता है? तो उसका जवाब है हमारा यकृत। यकृत हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो कई कार्य करता है। उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है पित्त रस का निर्माण करना। अब पित्त रस का स्वभाव होता है क्षारीय, और जैसे ही आमाशय से भोजन ग्रहणी की ओर बढ़ता है यकृत से आया हुआ पित्त रस उसमें मिलना प्रारंभ हो जाता है।
अब ये पित्तरस क्योंकि क्षारीय होता है, आमाशय का भोजन अम्लीय होता है। अम्ल और क्षार आपस में मिल करके रासायनिक क्रिया के द्वारा जल और लवण के रूप में बदल जाते हैं, यानी भोजन अम्लीय से क्षारीय हो जाता है। और तब अग्न्याशय के पाचक विकर आकर के ग्रहणी में ही भोजन में मिल जाते हैं। ये पाचक विकर हमारे भोजन में मौजूद विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि को अलग अलग सूक्ष्म कणों में तोड़ देते हैं और उसके बाद में ये भोजन हमारी छोटी आंत में आगे बढ़ता है। वहाँ पर छोटी आंत में बहुत ही छोटे छोटे महीन तौलिए के रोए जैसे रसांकुर होते हैं, जिनको हम विलाई भी कहते हैं। ये विलाई रुधिर और लसिका वाहिनियों के द्वारा बने होते हैं। ये उन सभी पोषक पदार्थों को अपने अंदर खींच लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और जो बचा हुआ भोजन होता है वो हमारी बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है। अब बड़ी आंत क्या करती है, इसमें जो भी अतिरिक्त जल होता है उसको अवशोषित कर लेती है और शेष अपशिष्ट पदार्थ को मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकाल देती है। रसांकुरों के द्वारा पोषक पदार्थों को अवशोषित करके उनको कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है, जहां पर कोशिका की विभिन्न रासायनिक क्रियाओं में वे सभी पदार्थ खर्च हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग एक ग्राफिक्स के माध्यम से इस पाचन तंत्र को अच्छे से समझते हैं। ये हमारा पाचन तंत्र है जो मुंह से प्रारंभ होता है और मल द्वार पर समाप्त होता है। हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो वह मुंह से प्रवेश करके ग्रासनाल से होता हुआ आमाशय में जाता है, फिर छोटी आंत में उसका पाचन हो जाता है, फिर वो बड़ी आंत में प्रवेश करता है और यहाँ से खिसकते हुए मल द्वार से बाहर निकल जाता है। हमारे पाचन तंत्र में मुंह, ग्रासनाल, आमाशय, यकृत, पित्ताशय, आग्नेयाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत व मलाशय जैसे अंग होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुंह की। हम मुंह के द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं। हम जब भोजन खाते हैं तो हमारे मुंह में उपस्थित दांत उस भोजन को काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। हमारे होंठ उस भोजन को मुंह से बाहर आने से रोकते हैं। दांतों के पीछे जीभ होती है जिसमें से लार निकलती है। हमारी जीभ में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे लार स्रावित होती है। लार भोजन को लसलसा बना देती है और लार में उपस्थित टायलिन नामक एंजाइम भोजन में पाए जाने वाले मंड को आंशिक रूप से शर्करा में बदल देता है। भोजन लसलसा होने के बाद में पीछे की ओर खिसकता है, जहाँ पर एपिग्लाटिस नाम की एक उपास्थि होती है। एपिग्लाटिस जब हम भोजन को निगल रहे होते हैं तो वो श्वासनाल को ढक देती है और भोजन हमारा ग्रासनाल में प्रवेश कर जाता है। ग्रासनाल एक सकरी नली के समान होती है जिसमें भोजन धीरे धीरे खिसकता है। ग्रासनाल गर्दन से लेकर के आमाशय तक फैली होती है। इसमें भोजन धीरे धीरे नीचे खिसकता है। भोजन के खिसकने की इस गति को क्रमाकुंचन गति कहते हैं। गर्दन से आमाशय तक इस ग्रासनाल की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। जब भोजन ग्रासनाल में जाता है तो इसकी पेशियां सिकुड़ करके भोजन को नीचे की ओर खिसका देती हैं। जब ये आमाशय में प्रवेश करता है तो वहाँ पे एक वाल्व होता है जो भोजन को वापस ग्रासनाल में जाने से रोकता है। अब आमाशय पर आते हैं। आमाशय एक थैली के जैसी संरचना होती है जिसके अंदर भोजन एकत्रित होता रहता है। आमाशय की पेशियां लगातार फैलती व सिकुड़ती रहती हैं
जिससे ये भोजन को मथकर लेई के समान लुगदी के रूप में परिवर्तित कर देती हैं। आमाशय की भीतरी भित्ति पर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे जठर रस निकलता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो भोजन को गला करके छोटे छोटे कणों में बदल देता है। भोजन में जो ग्लूकोज उपस्थित होता है वो सीधे आमाशय की भित्तियों द्वारा अवशोषित हो जाता है। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक ठहरता है। अब बात करते हैं यकृत की। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत कई महत्वपूर्ण कार्यों को करता है। यकृत का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है पित्त रस का निर्माण करना। यकृत की कोशिकाओं से जो पित्त रस बनता है वो इसके ठीक नीचे उपस्थित पित्ताशय नामक थैली में एकत्रित होता रहता है। पित्त रस का मुख्य कार्य है अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देना, जिससे कि अग्न्याशय से निकलने वाले पाचक विकर अपना कार्य आसानी से कर सकें। अग्न्याशयी रस के पाचक विकर अम्लीय भोजन में नष्ट हो जाते हैं। यकृत हमारे रुधिर में मौजूद हानिकारक अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, जिससे कि हमारा वृक्क उनको छान करके मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है। अब बात करते हैं अग्न्याशय की। अग्न्याशय हमारे शरीर की एक मिश्रित ग्रंथि है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिस्रावी ग्रंथि भी है। इसके बहिस्रावी भाग से अग्न्याशयी रस स्रावित होता है, जिसमें कई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स हमारे भोजन में पाए जाने वाले अनेक प्रकार के पोषक तत्वों को अलग अलग सूक्ष्म कणों में बांट देते हैं। इसके अंतःस्रावी भाग से इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन नामक हार्मोन निकलते हैं। इंसुलिन हमारे रुधिर में शर्करा का नियंत्रण करता है। अगर अग्न्याशय में इंसुलिन का निर्माण कम हो तो हम मधुमेह यानी शुगर के रोगी हो जाते हैं। अब आते हैं छोटी आंत पर। छोटी आंत एक पतले पाइप के समान होती है, जिसकी लंबाई लगभग 7 मीटर होती है। आमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, तब अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस आकर के इसमें मिल जाता है, जो भोजन में पाए जाने वाले पोषक पदार्थों को छोटे छोटे कणों में बांट देता है। ये पोषक पदार्थ रसांकुरों द्वारा अवशोषित होकर हमारे रुधिर में पहुंच जाते हैं तथा रुधिर के द्वारा शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा दिए जाते हैं। पाचन तंत्र का अंतिम भाग है बड़ी आंत। बड़ी आंत छोटी आंत से छोटी होती है, लेकिन उसकी मोटाई ज़्यादा होती है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। पाचन की सारी प्रक्रिया छोटी आंत में होती है और भोजन धीरे धीरे खिसकता हुआ बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है। बड़ी आंत में किसी प्रकार की पाचन की क्रिया नहीं होती है, लेकिन इसके द्वारा अपशिष्ट भोजन के अंदर जो अतिरिक्त जल व लवण होते हैं उनका अवशोषण कर लिया जाता है। बड़ी आंत में भोजन धीरे धीरे खिसकता हुआ मल द्वार की ओर बढ़ता रहता है। बड़ी आंत में भोजन 10 से 12 घंटे तक रुकता है। जब भोजन मलाशय द्वार पर अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाता है, तब मलाशय का अंतिम सिरा खुल जाता है और यह भोजन हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो का टॉपिक आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक व शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे इस वीडियो में हमारे साथ में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।